हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित श्रीवास्तव आज फिर लेकर आया हूँ आपके लिए एक नए चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है चाइल्डहुड, रिटन बाय मार्कस नैटन। तो चलिए हम लोग इस स्टैंजा को शुरू करते हैं। When did my childhood go? Was it the day I ceased to be 11? Ceased का मतलब यहाँ पे stopped है, मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके वर्ड मीनिंग को भी यहाँ पे मेंशन कर दिया है। Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore couldn't be? Was that the day? बेसिकली अब चलिए हम लोग उस मीनिंग को समझते हैं। दिस स्टैंजा टॉक्स अबाउट द स्पीकर्स लॉस ऑफ चाइल्डहुड इनोसेंस। बेसिकली इसमें ऑथर चाइल्डहुड में जो इनोसेंस होता है उसका जो लॉस हो जाता है उसके बारे में बात की जा रही है। एंड द रियलाइजेशन दैट द वर्ल्ड इज नॉट एज मैजिकल एंड मिस्टिकल एज ही वंस बिलीव्ड। और ऑथर इस बात के बारे में भी सोच रहे हैं कि वर्ल्ड जितना मैजिकल दिखता है और जितना मिस्टिकल, मिस्टिकल का मतलब मिस्टीरियस जितना दिखता है, एक्चुअल में वैसा है नहीं। द स्पीकर क्वेश्चंस, अब जैसा कि पहला ही लाइन आप देखें, क्वेश्चन है व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो। द स्पीकर क्वेश्चंस व्हेन हिज चाइल्डहुड केम टू एन एंड। आखिर मेरा चाइल्डहुड कब खत्म हो गया। जैसा कि आप देखेंगे पिक्चर में, ये लड़का सोच रहा है कि मेरा चाइल्डहुड आखिर कब खत्म हो गया। अब उसमें सेकंड लाइन लिखा क्या है, वॉज इट द डे आई सीज टू बी 11? मीन्स ही आस्क्ड हिमसेल्फ वेदर इट वॉज द डे ही वॉज नो लॉन्गर 11 years old, दैट इज व्हेन ही टर्न 12। मतलब क्या वो उस दिन मेरा चाइल्डहुड खत्म हो गया जब मैं 11 साल का एज मेरा फिनिश हो गया और मेरा 12 शुरू हो गया? क्या उस दिन मेरा चाइल्डहुड खत्म हो गया? क्या उस दिन खत्म हो गया एंड ऑफिशियली बिकेम अ टीनेजर? जिस दिन मैं 11 खत्म होकर 12 में स्टार्ट किया और मैं टीनेजर बन गया, क्या उस दिन मेरा चाइल्डहुड खत्म हुआ? और वेदर इट वॉज द टाइम वेन ही रियलाइज दैट कॉन्सेप्ट लाइक हेवन एंड हेल विच ही वंस बिलीव्ड टू बी ट्रू। उनको लगता था ऑथर को कि जैसे बचपन में सबको बताया जाता है ये हेल है, ये हेवन है, तो वो इस बात के बारे में सोच रहा है कि जब हम लोग सोच रहे थे कि हेल और हेवन एग्जिस्ट करता है एक्चुअल में, जब हम लोग बहुत काफी छोटे थे, और जिस दिन पता चला कि एक्चुअल में वो जो फिजिकल प्लेसेस थे दैट कुड बी लोकेटेड ऑन अ मैप वर एक्चुअली एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। एक्चुअल में वो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज थे। मतलब वो लोग फिजिकल, वो सभी फिजिकल प्लेसेस नहीं थे हेल एंड हेवन, उनको हम पकड़ नहीं सकते। वो सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज थे जिनको हम छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, सिर्फ उनके बारे में सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, जो किसी स्पेसिफिक लोकेशन में नहीं पाया जा सकता। जैसे लिखा गया दैट कुड नॉट बी फाउंड इन ज्योग्राफी, मतलब है ज्योग्राफी का मतलब है कोई स्पेसिफिक लोकेशन में हेल एंड हेवन को नहीं पाया जा सकता। जिस दिन उसको यह एहसास हुआ, क्या उस दिन मेरा चाइल्डहुड खो गया? और फिफ्थ लाइन लिखा गया है एंड देयरफॉर कुड नॉट बी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। This refers to the realization that hell and heaven could not be found in geography. This realization shattered the speaker's childlike belief. और ये जिस दिन उसको रियलाइज हुआ कि हेल एंड हेवन को यार ज्योग्राफी के बुक में फाइंड नहीं कर सकते, ये कोई फिजिकल लोकेशन नहीं है जिसको आप कहीं पे ढूंढ सकते हो जाकर। और जिस दिन उनको पता चला, उनका जो चाइल्ड लाइक बिलीफ जो था हेल एंड हेवन के बारे में, वो शैटर्ड हो गया, चूर चूर, मतलब टूट टूट कर चकनाचूर हो गया। वो पहले यकीन करता था सुपर नेचुरल थिंग्स में, और ये सब सपना उसका चूर हो गया। मतलब उसको पता चल गई, रियलिटी पता चल गई कि हेल एंड हेवन समथिंग लाइक कुछ ऐसे सुपर नेचुरल थिंग्स कुछ भी नहीं होते। एंड फ्रॉम दैट डे दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ हिज लॉस ऑफ इनोसेंस। और उसी दिन से उसके इनोसेंस का लॉस होना शुरू हो गया। ऑथर को ऐसा फील हो रहा है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टैंजा पे। व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो? वाज इट द टाइम आई रियलाइज्ड दैट एडल्ट्स वर नॉट ऑल दे सीम टू बी? They talked of love and preached of love, but did not act so lovingly. Was that the day? यहाँ प्रीस्ट का मतलब है लेक्चर देना, कोई रिलीजियस लेक्चर देना, अच्छी बातें सिखाना, ट्यूटर पढ़ाना। तो एक्सप्लेनेशन समझते हैं हम लोग इसको। इन दिस स्टैंजा द पोएट emphasizes the gap between words and actions. ऑथर बेसिकली सेकंड स्टैंजा में ये बताना चाहते हैं कि मतलब बोलते कुछ लोग हैं और करते कुछ है। मतलब वर्ड्स और एक्शंस के बीच में गैप देखने को मिलता है। And also highlights his disappointment in the adults around them. और ये स्टैंजा ये भी बताता है कि ऑथर यहाँ पे डिसअपॉइंटेड है एडल्ट्स का बिहेवियर को लेकर। द पोएट अगेन क्वेश्चंस व्हेन ही चाइल्ड केम टू एन एंड। वे फिर स्टैंजा में ये क्वेश्चन करते हैं कि आखिर मेरा चाइल्डहुड कब खत्म हुआ।
He wonders whether it was the time when he realized that adults talked about love and preached about it, but did not always act in a loving way. वो सोच रहा है क्या उस दिन मेरा चाइल्डहुड खत्म हो गया जब मुझे ये रियलाइज हुआ कि बड़े लोग जो है प्यार की बातें समझाते हैं, प्यार करना सिखाते हैं, और जब खुद एक्ट करने की बारी आती है, मतलब दूसरों से जब प्यार करने की बारी आती है, वो खुद ही लविंग वे में बिहेव नहीं करते, दूसरों से मारपीट करते हैं, झगड़ा करते हैं। और जब बच्चे रहते हैं तो हम लोग को सिखाते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, मारपीट नहीं करना चाहिए, दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और बड़ा होकर मुझे समझ में आ रही है तो ये लोग बोलते कुछ है और करते कुछ है। इस स्टेटमेंट को हम लोग आयरॉनिकल स्टेटमेंट बोलते हैं, मीन्स कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज आपको जहां पर देखने को मिलता है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, मतलब पीपल सीम टू बी हाइपोक्राइट्स हियर, पाखंडी जिसको बोलते हैं, मतलब जो बोलता कुछ है और करता कुछ है। नेक्स्ट स्टैंजा में हम लोग चलते हैं। When did my childhood go? Was it when I found my mind was really mine? Was it when I found my mind was really mine to use whichever way I choose? Producing thoughts that were not those of other people, but my own and mine alone. Was that the day? In this stanza, basically the speaker is reflecting on the moment when he realized that he has his own unique thoughts and ideas that were not influenced by others. अब ये स्टैंजा दोस्तों इंडिविजुअलिटी की बात करता है, इंडिपेंडेंट थिंकिंग की बात करता है। इस स्टैंजा में आकर ऑथर को ये रियलाइज होता है, क्या उस दिन मेरा चाइल्डहुड खत्म हो गया जब मेरे थॉट्स मेरे अब अपने थे, इंडिपेंडेंट थे, किसी के द्वारा इन्फ्लुएंस नहीं थे, किसी के द्वारा प्रभावित नहीं थे। यानी बच्चे जो होते हैं, बड़े जैसा जैसा करते हैं वैसा करते हैं, जैसा जैसा कहते हैं वैसा करते हैं। अब ये सोच रहा है ऑथर कि जब मेरा थॉट्स मेरा अपना हो गया, मतलब मैं खुद डिसीजन लेने लायक हो गया, ये सही है और ये गलत है, क्या उस दिन मेरा जो है चाइल्डहुड खत्म हो गया? इट वॉज अ रियलाइजेशन दैट हिज माइंड वॉज ट्रूली हिज ओन। वो सोच रहा है, रियलाइज कर रहा है कि अब मुझे लगता है मेरा माइंड मेरा अपना है, एंड ही वॉज फ्री टू यूज इट इन एनी वे ही चोज। मतलब जिस तरह से वो चाहे अपने दिमाग का इस्तेमाल कर सकता है। जिस दिन उसके मन में ऐसी फीलिंग आ गई, क्या उस दिन उसका चाइल्डहुड खत्म हो गया? हिज थिंकिंग, वो अपने आप से क्वेश्चन कर रहा है। और दिस रियलाइजेशन मार्क्ड अ शिफ्ट फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। और यही रियलाइजेशन जो है एक इंसान को चाइल्डहुड से एडल्टहुड की ओर कन्वर्ट करता है, यानी टीनेजर की ओर कन्वर्ट करता है। ये डिवाइडिंग लाइन है फ्रॉम चाइल्डहुड टू बॉयहुड। As he began to think for himself, क्योंकि ये उस वक्त का एज था जब उसने अपने बारे में खुद से सोचना शुरू कर दिया। And he started making his own decisions independently, और खुद अपना डिसीजंस ऑथर लेने लगे। The speaker is questioning whether this moment was the day when his childhood ended. क्या वो दिन था ये जिस दिन मेरा चाइल्डहुड खत्म हो गया, जिस दिन मेरा थॉट इंडिपेंडेंट हो गया, मैं खुद इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने लायक हो गया, क्या उस दिन मेरा चाइल्डहुड खत्म हो गया? अब लास्ट स्टैंजा दोस्तों आप देखेंगे वेन के जगह वेयर से शुरू हुआ है। अभी हम लोग वेन पढ़ रहे थे, हम लोग वेयर पे चलेंगे। मतलब ये स्टैंजा जो है एक शिफ्ट दिखाता है, वेन टू वेयर। बेसिकली ये पोम ही जर्नी है फ्रॉम वेन टू वेयर। नाउ ही क्वेश्चंस हियर, वेयर डिड माय चाइल्डहुड गो? अभी पूछ रहा था कि व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, और आप पूछ रहे हैं वेयर डिड माय चाइल्डहुड गो? इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस। अब वो खुद आंसर कर रहा है, लगता है कि कुछ सम फॉरगॉटन प्लेस पे मेरा चाइल्डहुड चला गया है। दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, जो कि एक बच्चे के चेहरे में, मतलब न्यू बॉर्न बेबी जो छोटा बच्चा होता है 0 to 2 years, उसके लगता है चेहरे में जाकर छुपा हुआ है। दैट्स ऑल आई नो, और मैं बस तो अब यही समझ पा रहा हूं, ऑथर कहता है। Means this final stanza suggests a sad acceptance of the passing of time and the loss of innocence and joy of childhood. Basically, author यहाँ पे sadly ही लेकिन एक्सेप्ट कर लेता है कि भाई टाइम जो है पास करता चला गया है, और उसका जो चाइल्डहुड इनोसेंस था, जॉय था बचपन का, वो धीरे धीरे खो गया है कहीं। ऑथर फाइनली इसको एक्सेप्ट कर लेता है इस स्टैंजा में। इट इज अ शिफ्ट फ्रॉम वेन टू वेयर, जैसा कि मैंने बताया ये स्टैंजा जो है वेन से स्टार्ट होकर वेयर की ओर शिफ्ट करता है। In this final stanza, the speaker wants to know where his childhood went. And then he answers his own question by saying that it went to some forgotten place that can only be seen in the face of an infant. Infant मतलब baby. वो खुद बताते हैं कि लगता है मेरा चाइल्डहुड किसी इनोसेंट बच्चे के चेहरे में ही अब कहीं दिखाई देगा और कहीं मिलने वाला नहीं है। The speaker is recognizing that
चाइल्डहुड इज समथिंग दैट कैनॉट बी रिक्लेम्ड और रिगेन्ड। यहां पर फाइनली वो इस बात को एडमिट कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं कि चाइल्डहुड कुछ ऐसा है फेनोमिनन जिसको आप फिर से रिगेन नहीं कर सकते, फिर से रिक्लेम नहीं कर सकते। एंड दैट्स व्हाई इट इज नाउ हिडन अवे इन मेमोरीज एंड द फेसेस ऑफ यंग चिल्ड्रन। इसलिए अगर चाइल्डहुड के बारे में अगर सोचना है, उसको ढूंढना है, तो या तो आपको ये अपनी मेमोरीज में मिलेगा, या किसी इन्फेंट, किसी जैसा कि एक छोटा बच्चा आप देख रहे हैं, उसके चेहरे पर आपको देखने को मिलेगा वो इनोसेंस। चलिए दोस्तों, बस 1 मिनट में बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच देखते हैं, और ये मैं बेस्ट फिगर ऑफ स्पीच आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। इतना अच्छा है डिस्क्रिप्शन, आप पूरा बुक्स वेबसाइट ढूंढ लेंगे तो भी आपको नहीं मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। Metaphor, direct comparison of two unlike things without using the words like or as। जैसे कि ऑथर ने लाइन लिखा है, When did my childhood go? ये एक मेटाफर भी है। मेटाफर कैसे दिखाता हूं आपको। द पोएम यूजेस द मेटाफर ऑफ चाइल्डहुड बीइंग अ फिजिकल एंटिटी दैट कैन बी लॉस्ट और मिसप्लेस्ड। मतलब ऑथर ने यहां पर चाइल्डहुड को कंपेयर किया है एक फिजिकल थिंग से, जो कहीं पे खो सकता है और मिसप्लेस हो सकता है। तो चाइल्डहुड का कंपैरिजन एक थिंग से किया गया है जो कहीं पे खोया जा सकता है और मिसप्लेस हो सकता है। सो दैट्स व्हाई दिस इज अ मेटाफर। एंड रिफ्रेन, अ फ्रेज और सेंटेंस रिपीटेड इन द पोम इज कॉल्ड रिफ्रेन। आप देखेंगे पोम में बार बार व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, वॉज दैट द डे, ये दो लाइन जो है बार बार रिपीट हुआ है। सो ऐसे रिपीटिशन को हम लोग रिफ्रेन बोलते हैं। पर्सोनिफिकेशन, गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन ह्यूमन बीइंग्स इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। अब यहाँ पे एक लाइन देखेंगे, लिखा है इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस। अब यहाँ पे पोएट जो है चाइल्डहुड को पर्सोनिफाई कर रहा है, suggesting that it has a will of its own and a physical location that can be forgotten। अब देखिए लाइन जैसा लिखा गया है, it went to some forgotten place, तो ऐसा लग रहा है ना कि it तो यहाँ पे चाइल्डहुड है, तो चाइल्डहुड कहीं जा सकता है क्या किसी forgotten place पे? तो खुद तो जा नहीं सकता, ह्यूमन बीइंग के जैसा बिहेव कर रहा था वो दिखाई दिया रहा है। दैट्स व्हाई ये लाइन को हम लोग बोलेंगे पर्सोनिफिकेशन है। आयरनी, कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन सर्कमस्टांसेस एंड एक्सपेक्टेशन। मतलब आप जो एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, और सर्कमस्टेंसेस कुछ और दिखाते हैं आपको, मतलब आपकी सोच से बिल्कुल अपोजिट, समथिंग विच सीम्स टू बी क्वाइट अपोजिट व्हाट यू थिंक। सो ऐसे टर्म्स को हम लोग बोलते हैं आयरनी, जिसको हम लोग ऐसे लाइन में एक्सप्रेस किया जा सकता है कि जैसे कि दे टॉक्ड ऑफ लव एंड प्रीच्ड ऑफ लव बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली। सो ये आयरॉनिकल सिचुएशन है कि इंसान बात करता है प्यार का, सिखाता प्यार करना है, बट एक्चुअल में जब खुद से प्यार करने की बारी आती है दूसरों से, तो वो ऐसा करता नहीं, दूसरों से मारपीट करता है, झगड़ा करता है, झूठ बोलता है। सो सिचुएशन क्वाइट आयरॉनिकल है, अपोजिट है जो हम लोग जिससे सोचते हैं। सो ऐसे लाइन जो है आयरनी कहलाते हैं। अब एंटीथेसिस, एन आइडिया दैट इज द डायमेट्रिक अपोजिट ऑफ सम अदर थिंग। मतलब कोई भी चीज एक दूसरे जब बिल्कुल ही अपोजिट हो तो उसको हम लोग एंटीथेसिस बोलते हैं। ऑल्सो इनको भी ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, a literary device by which two contrasting ideas are juxtaposed, मतलब placed together nearby in parallel form is called antithesis। जैसे कि आप देखेंगे hell and heaven, यहाँ पे टू अपोजिट आइडियाज को काफी क्लोज प्लेस करके लिखा गया है। सो ऐसे टर्म को हम लोग एंटीथेसिस बोलते हैं। एलिट्रेशन तो आप समझते हैं, फिर से एक बार रिमाइंड करा दूं आपको, रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड यूजुअली एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स इज कॉल्ड एलिट्रेशन। जैसे कि माई, माइंड में माई और माई को मैंने हाईलाइट किया है, और विच एवर वे में विच और डब्ल्यू को हाईलाइट किया है। सो दिस इज कॉल्ड एलिट्रेशन। अब राइम स्कीम पूछा जाएगा, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द स्टैंजा या पोम, तो आप कह सकते हैं राइम स्कीम इस पोम का ABBCCD है। मैं वापस जल्दी से आपको ले चलता हूँ स्टैंजा 1 में और आपको दिखाता हूँ। आप देखिए फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड गो, यानी A से शुरू करेंगे, 11 B हो गया, हेवन 11 मैच कर रहा है तो ये दोनों बीबी होंगे, ABB। फिर देखेंगे फोर्थ लाइन ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी मैच नहीं कर रहा है ना गो से, ना 11 से, ना हेवन से। सो ज्योग्राफी AB के बाद C हो जाएगा। बी जो है फी के साथ मैच कर रहा है ज्योग्राफी में, तो इसलिए ये भी सी हो जाएगा। और डे बिल्कुल उन चारों लाइन से अलग है, सो ये हो जाएगा डी। सो ABBCCD। इस तरह आप राइम स्कीम को फाइंड कर सकते हैं। और दोस्तों मैंने आपकी सुविधा के लिए इसमें इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स को भी आप देखिए मैंने दे दिया है, और इसका PDF का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप मोर पे वीडियो के नीचे देखेंगे, आप मोर लिखा होगा, मोर पे क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन आएगा, डिस्क्रिप्शन पे वहां पे मैंने लिंक दे दिया है। आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप वापस PDF फॉर्मेट आपका खुल जाएगा और आप देख के कॉपी भी कर सकते हैं, याद भी कर सकते हैं।
उम्मीद है दोस्तों आपको ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी टीचिंग अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल इंग्लिश ट्यूटर बाय एमएस श्रीवास्तव को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू।